हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल BEM पॉइंट में स्वागत है। चलते हैं हम लोग, आज 10th का तीसरा दिन है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। NCERT का बुक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आपको जैसे बता दिया गया, आपको अगर कोई भी अन्य बुक का इस्तेमाल करना है तो बेझिझक कीजिए। आलोक कर सकते हैं, SF का कर सकते हैं, RS रगवाल का कर सकते हैं। आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत उसमें भी आती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मेरा जो है उस पर कमेंट कीजिए, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। उस मैथ को क्वेश्चन को लिख के हम उसका सॉल्व करके ज़रूर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हम लोग जो शुरू किए थे, तो हम लोग शुरुआत किए थे वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या में आपको बताए थे कि दो इम्पोर्टेंट गुण के बारे में हम लोग जानने वाले। तो पहला था क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग पढ़े और जाने भी। अब अगला मेरा जो दूसरा गुण है वो है, आपको उस दिन भी लिखे थे, आज देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? तो ये कहता है, जैसे यूक्लिड विभाजन में थोड़ा सा हम पूर्वाभ्यास में जाते हैं, क्या कहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए कोई संख्या b q प्लस r होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा b हमेशा होता है। ये कौन कहा था? यूक्लिड विभाजन में। अब इसमें क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या गुणनफल मतलब कोई भी भाज्य संख्या अभी पढ़े हम लोग कुछ समय पहले कि भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो अपने एवं स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 60। क्या लिए? 60 एक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक ले लिए 60। अब क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड, याद रखना, गुणनखंड मतलब गुणनखंड। तो क्या क्या इसका गुणनखंड होता है भाई? तो सबसे पहले 2 होता है ना, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 3 पचे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये क्या है? गुणनफल हो गया इसका रूप में। तो अन्य अभाज्य संख्या का गुणनफल, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। यही कहता है क्या, अंक गणित का ये जो है आधारभूत प्रमेय। और इसके आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं? HCF ज्ञात करने वाले हैं और LCM ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं LCM और HCF। हम लोग शुरू करते हैं LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो उसमें होता क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि आती है। कौन विधि? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? जैसे कि हम लोग कोई दो संख्या लेते हैं, 1 मिनट के लिए एक साथ लेते हैं, एक संख्या है मेरा, चलिए इसका गुणनखंड पहले करके रख लेते हैं, 2 2 3 और ये रहा 5। अब दूसरी संख्या मेरे पास क्या है कि चलिए 90। क्या है? 90। इसका क्या होगा? 2 होगा, 45, 3 बचे 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 हो गया। तो इसमें क्या आता है, हम लोग कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन। कॉमन मैंने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में क्या क्या एक जैसा है। देखिए 2 एक जैसा है, 3 भी एक जैसा है और 5 भी एक जैसा है। तो ऐसे मेरा क्या हो जाता है, जो जो एक जैसा उभयनिष्ठ है वही 2 3 और 5। क्या हो गया? 3 दूनी 6, 6 5 6। ये हो गया मेरा HCF। अब LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है? LCM में होता है ये कि जो मेरा कॉमन है उसको पहले हम गुणा के रूप में लिखते हैं, और फिर जो अंत में शेष बच जाता है उसको भी लेंगे। 2 शेष बचा 6, 5 ये 3 शेष बचा वो भी 6 ले लिए। अब करेंगे 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, दूनी 100, सॉरी 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 30 90, 9 दूनी 18, 180 हो गया मेरा LCM। ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। और इस आधारभूत प्रमेय के बाद एक और हमारे पास आता है, क्या कि दो संख्याओं का बीच में जो क्या संबंध होता है, LCM और HCF, और दो संख्याओं के धनात्मक संख्याओं के पूर्णांकों के बीच संबंध। ये संबंध होता है ये कि दो संख्याओं A हो या B का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा है? अगर हम HCF ज्ञात कर लिए हैं या हमको HCF ज्ञात किया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ, इससे हमको LCM इस प्रकार नहीं निकाल के डायरेक्टली निकाल सकते। इससे कैसे? तो LCM अगर हमको ज्ञात करना है तो A और B अपनी जगह पे रहने देंगे, HCF इधर गुणा में इधर आके भाग में लिख देंगे, और LCM ऐसे रहने देते हैं।
ए मेरा कौन है 60 है, बी कौन है 90 है, और नीचे में कौन है 80। अब 80 मेरा कितना प्राप्त हुआ है 30। ठीक, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा, काटेंगे 0 0, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 180। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है। अब चलिए इसी आधार पर और एक आपको प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि। तो कैसे करेंगे, तो अर्थात ये हुआ कि कह रहा है क्वेश्चन मेरा ये कि अगर 6 पर हम n पावर, n देखिए पावर के रूप में, n पावर मतलब घात के रूप में लेंगे 2 5 10, इससे आगे कहीं पर भी लेंगे 500 200 250, तो क्या बताइए कि इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या अंक 0 को अर्थ मतलब 6 गुना 6 बराबर कितना हुआ 36। तो 36 के मतलब ये हुआ कि 6 के स्थान पर क्या 0 कभी आ सकता है, तो हम तो जानते हैं नहीं आ सकता, लेकिन इसको हम लोग को कैसे बताना है, तो ये हम लोग जानते हैं कैसे बताना है, बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अंक 0 कब प्राप्त होता है, तो तभी प्राप्त होता है जब उसका अंक लास्ट में 0 हो, अर्थात 10 पर पावर जब भी होगा तब 0 होगा, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5, कुछ भी हो। तो 10 या 100 200 कब होता है, तो ये कब होता है ये जानते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो इन सबको लिखना नहीं है मैथ, ये छोटा सा मैथ है, हम पहले समझाने के लिए लिख दिए, अब मैथ मेरा लास्ट शुरू होता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 6 2 गुना 3, मतलब 2 पर पावर आया m, 3 पर पावर m, अर्थात क्या आया 2 और 3 हमारा इसके गुणनखंड में आता है। तो चूंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनखंड में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n दोनों हो, ठीक है, क्या हो दोनों हो। लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 2 पर पावर m तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन 5 पर पावर n प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम ऊपर में फिर से बनाते हैं, इसके बाद आपको इसको बनाना, ठीक है, ये पहले उतार लेना उसका। तो चूँकि यहाँ लिखना है, यहाँ 2 पर पावर m है, परंतु 3 पर पावर n भी है। अब लिखना क्या, अतः क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया आपका।